हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं टेंथ क्लास के आगामी जो टेंथ क्लास की एग्ज़ाम होने वाली है उसको देखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मैं विश्वास रखता हूं कि आप सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो 2013 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्लास 10 से मैथ है और क्वेश्चन नंबर 11 से मैं सॉल्व कर रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व कर दिया है। एक बात और ध्यान में रखना होगा कि आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखिए। हो सकता है कि 11 नंबर में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो आपके 12-13 नंबर में भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मैं यहां से क्वेश्चन केवल देख रहा हूं, बाकी आप देखिए। 11 नंबर है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखिए विरोधी समीकरण और विरोधी समीकरण के, देखिए विरोधी समीकरण के हल। तो विरोधी क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए दो रेखाओं के कंडीशन को आप देखिए। दो रेखाएं हैं, जैसे दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती है तो ये विरोधी कहलाता है, यानी एक दूसरे का विरोध कर रही है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है एक बिंदु पर तो ये विरोधी है। और विरोधी के एक हल होते हैं, एक हल। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो एक हल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से एक हल आंसर हो जाएगा। हालांकि इस बुक में विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विरोधी समीकरण के एक हल होते हैं, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो एक हल होते हैं। जब दो रेखाएं एक भी बिंदु पर नहीं काटती है तो एक भी हल नहीं होते हैं। एक भी हल नहीं, यानी हल होता ही नहीं, हल नहीं होता है। ठीक है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित हो तो ये अनंत हल होते हैं, अनगिनत रूप से अनंत हल होते हैं। इस प्रकार से रूल होता है। आप इस तीनों रूल को याद रखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो एक हल, जब ये अनगिनत बिंदु पर काट रही है तो अनंत हल या अनगिनत हल, जब एक दूसरे को एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो ये एक भी हल नहीं होता है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कह रहा है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 54 डिग्री, cot स्क्वायर 54 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए tan स्क्वायर 36 बटा cot स्क्वायर 54, अगर इसको हम tan 90 माइनस समथिंग पे अगर बनाते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। मैंने अभी कहा था कि मैं वादा करता हूं कि आप देखने के बाद क्वेश्चन को सेकेंडों में बना पाएंगे। तो सेकेंड में कैसे आंसर देंगे आइए देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan का cot और cot का tan होता है। तो देखिए इस प्रकार से tan का cot और cot का tan रहे तब क्या होता है, इस दोनों कोण को मिलाकर 36 डिग्री या 54 डिग्री आप जोड़ दीजिए। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, यानी 90 डिग्री। 36 डिग्री या 54 डिग्री 90 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। फिर से देखिए tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan होता है।
टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन होता है 90 वाले फॉर्मूला में। जब इस प्रकार से एक दूसरे का उल्टा हो, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है, तब इस कोण का मान अगर 90 हो जाए तो ये दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दिए गए आंकड़े दिए गए हैं कितना 1, 0 और 5, इसका माध्य निकालना है। माध्य में क्या करते हैं, ऐसे तो फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधे जानिए इसको। सभी को जोड़ देंगे, जितने भी प्रेक्षण या चर मान दिया गया सभी को जोड़ दीजिए। 1 + 0 + 5, ये 3 चर मान है ना, तब बटे 3। अगर 4 को जोड़ते तब बटे 4, 5 को जोड़ते तब बटे 5, 10 संख्या को जोड़ेंगे तब बटे 10 लिखेंगे। तो चलिए 3 संख्या है 1, 0 और 5, इसलिए तीनों को जोड़कर बटे 3, 5 1 6 बटे 3, 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है, याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, मात्र 1। ये बात याद रखना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे कि प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो वो भी 1 होता है। अगर पूछ दे अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है अनिश्चित की। फिर अगर पूछ दे कि प्रायिकता कितने से कितने के बीच होती है, तो 0 से 1 के बीच होती है, याद रखेंगे। प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34, देखिए जब 2013 में एग्जाम हुआ था तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर गए थे। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिस पर रेकरिंग होता है, इस प्रकार के रेकरिंग, एक संख्या पे या दोनों अंक पे भी रेकरिंग हो सकता है। तो रेकरिंग वाला ये नहीं है। जब क्वेश्चन आया तो सभी ने क्या किया, लगभग सभी ने, कि रेकरिंग वाले पे बना दिया, जो कि गलत हो गया। तो ये रेकरिंग है नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो 134 बटे 1 लिख के दशमलव के बाद 2 अंक है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ 2 0 हो जाएगा। अगर 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 6 12, 1 पर 4 14, 2 7 14, 67 आ जाएगा। 2 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो 50। इस प्रकार से 67/50 इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि परमेय संख्या के रूप में कहा है, परमेय संख्या बटे में होता है, इसलिए 67/50 आंसर आ जाएगा। अब ये कैंसिल होने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में कहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है? इसको जानने के लिए, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप जानिए कि वास्तविक संख्या होता क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या जो है वो परमेय अपरमेय संख्या का संग्रह है। संग्रह इकट्ठा करके, जैसे 2 परमेय है, √2 अपरमेय है, 2/3 परमेय है, √2/3 अपरमेय है, 5/7 परमेय है। तब परमेय और अपरमेय दोनों का संग्रह को इकट्ठा एक जगह कर देंगे, 2 को या 2 से अधिक को, तो ये हो जाता है वास्तविक। तो वास्तविक संख्या क्या कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या है? तो सभ्य वास्तविक न परमेय न है, क्योंकि देखिए सब वास्तविक कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक परमेय है? बिल्कुल नहीं। सभी वास्तविक जो है कहीं परमेय है तो कहीं अपरमेय। इसमें कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है? तो सभी वास्तविक परमेय नहीं है, कुछ अपरमेय भी है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण -3x²
+4x +5 बराबर 0 द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। देखिए मूलों का योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को। मूलों का योगफल जो कहते हैं किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल अगर अल्फा प्लस बीटा है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए तो यहाँ b a का वैल्यू नहीं निकाले हैं, देख लीजिए a का वैल्यू -3, x स्क्वायर को छोड़कर जो बचेगा वो a का वैल्यू, फिर b बराबर x को छोड़कर जो बच रहा है वो b का वैल्यू, और c बराबर टोटल 5। तो यहाँ माइनस फॉर्मूला में मान पुट कर दे रहे हैं, b/a है तो b का और a का वैल्यू रखना है, माइनस का माइनस, b का मान कितना है 4 बाई a, तो a का मान है -3, माइनस से माइनस कट गया, 4/3 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि sec² a -1 का मान, 18 नंबर कहता है sec² a -1 का मान। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को, tan² a फॉर्मूला होता है, sec² a -1 बराबर tan² a, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर है sin 30 डिग्री का मान लिखें। sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि sin 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो वो हम आगे के वीडियो में आपको ज्ञात करके बतावेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 2013 में ना 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आगे अब तो 50 नंबर पूछता है, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये वृत्त है, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। देखिए तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे, देखिए इस प्रकार से स्पर्श रेखा, फिर स्पर्श रेखा, फिर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब है कि जो छू कर निकले, इसके अंदर ना जाए और इसके बाहर से ना निकले। जैसे वृत्त है ना, तो वृत्त के अंदर से निकल जाएगा तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा। ये वृत्त है, इसके बाहर से निकल जाए तो अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। और जो वृत्त में सट कर निकले, टच करके, तो उस सब को स्पर्श रेखा बोलते। देखिए तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक कंफ्यूजन अगर होगा तो देख लीजिए, कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु कोई है तो इससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु की बात करें तो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर के बिंदु से 1 स्पर्श रेखाएं, अब वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को आप बार बार पीछे करके देखिए। आशा है कि आप अच्छे से समझे होंगे और फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।